हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया था। ये आपका क्विक रिवीजन है, कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं, रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं, तो कुछ टॉपिक्स आपको क्विक रिवीजन में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें आपकी आज हम एक्सप्लेन करेंगे VSEPR थ्योरी और उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं VSEPR थ्योरी क्या है। VSEPR थ्योरी, इसका फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल क्या होती है? आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस शेल के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन पेयर पर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिपेंड करती है। जब भी कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो सेंट्रल एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। एक होते हैं बॉन्ड पेयर और एक होते हैं लोन पेयर। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में क्या डिफरेंस है। NH3 का फॉर्मेशन हुआ तो NH3 में ये आपका 3 तो बॉन्ड पेयर हो गया और एक ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। तो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी ये VSEPR थ्योरी दी गई है। लुईस कॉन्सेप्ट है। लुईस कॉन्सेप्ट से ये तो हम पता कर लेते हैं कि किस तरह से बॉन्डिंग होगी, लेकिन वो बॉन्ड जो है वो किस डायरेक्शन में बनेगा इसका कोई भी हमें इंफॉर्मेशन लुईस कॉन्सेप्ट से नहीं मिलता है। तो इसी कॉन्सेप्ट लुईस कॉन्सेप्ट से जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसमें ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी दी गई है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो बॉन्ड पेयर, जिनको हम बॉन्ड पेयर BP करके लिख सकते हैं। ये 3 आपके बॉन्ड पेयर हैं और ये आपका जो है ये क्या है, लोन पेयर है। दूसरी बात यहां पे ये ध्यान देनी है कि जो बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो दोनों बॉन्डेड एटम्स के बीच में सेंट्रलाइज होता है, इस तरह से और इस तरह से। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड बॉन्ड पेयर के बीच में सेंट्रलाइज है, जबकि लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो उसी सेंट्रल एटम के पास होता है। ये बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में ज्यादा होता है। अगर 2 लोन पेयर हैं तो उनमें रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। तो यही चीज आपको इसकी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होगी। अब VSEPR थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स समझ लीजिए क्या है। पहली बात तो VSEPR थ्योरी क्यों दी गई? ये किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल की शेप को डिसाइड करने के लिए कि उसकी ज्योमेट्री या शेप क्या होगी। कैसे शेप डिसाइड होती है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और उस रिपेलिंग के बाद वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्सन पर रहना चाहते हैं, जिससे उस मॉलिक्यूल की रिजल्टिंग मॉलिक्यूल की मिनिमम एनर्जी हो जाए और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जब रिपल्सन बॉन्ड पेयर्स के बीच और लोन पेयर्स के बीच जब मिनिमम हो जाएगा तब उनकी एनर्जी भी मिनिमम होगी। रिपल्सन अगर ज्यादा रहेगा तो एनर्जी मॉलिक्यूल की ज्यादा रहेगी और वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। तो जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग कुछ बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, कुछ लोन पेयर हो सकते हैं, सारे बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, कुछ लोन पेयर कुछ बॉन्ड पेयर दोनों हो सकते हैं। तो अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन इक्वल होगा। अगर सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो सिमिलर हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और सारे क्या हैं, सारे बॉन्ड पेयर हैं। तो जब कोई भी सेंट्रल एटम सिमिलर एटम से जुड़ा होता है और सारे बॉन्ड बन रहे होते हैं, सारे पेयर कैसे होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, तो इस तरह के मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है सिमेट्रिकल होती है और रेगुलर ज्योमेट्री होती है। कुछ रेगुलर ज्योमेट्री जैसे आपकी लीनियर ज्योमेट्री है, ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है,
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ये रेगुलर ज्योमेट्री बोली जाती है। तो जो सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम चारों तरफ सिमिलर एटम से और सारे बॉन्ड पेयर से जुड़ा है। सारे क्या हैं, जितने 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं मान लीजिए, वो चारों इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे हैं, बॉन्ड पेयर हैं। तो उनमें रिपल्सन इक्वल होगा और उस रिपल्सन इक्वल होने की वजह से उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी। तीसरी बात, अगर सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों से सराउंडेड है तो उनमें रिपल्सन डिफरेंट होंगे और उन डिफरेंट रिपल्सन की वजह से उसकी ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी बल्कि कैसी होगी, इररेगुलर ज्योमेट्री होगी, जिसको हम डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो रिपल्सन किस तरह से होते हैं, उन रिपल्सन को देखिए। रिपल्सन जो होता है वो सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर में। सबसे कम रिपल्सन किसमें होता है, बॉन्ड पेयर। उसके बाद उससे ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा, उससे ज्यादा होगा लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में, और सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर। और इसी रिपल्सन के बेस पर ही उनके बीच का एंगल डिसाइड होगा। तो अगर हमें इसकी किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करना है तो हमें यह देखना होगा कि सेंट्रल एटम के चारों ओर कितने लोन पेयर्स हैं, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं। सारे बॉन्ड पेयर हैं तब तो रेगुलर ज्योमेट्री, अगर कुछ लोन पेयर बॉन्ड पेयर हैं तो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, मतलब रेगुलर ज्योमेट्री से कुछ डिफर ज्योमेट्री हो जाएगी। तो एग्जैक्ट से जो मॉलिक्यूल की होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं और उसमें सारे बॉन्ड पेयर हैं या कुछ लोन पेयर हैं, कुछ बॉन्ड पेयर हैं। तो ये VSEPR थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे हम ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं। अब हम देखते हैं जब केवल बॉन्ड पेयर सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर प्रेजेंट है, व्हेन only bond pairs are present around central atom. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमने पहले लिए हैं, कितने हैं, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किस बेस पे बना रहे हैं कि वो बॉन्ड पेयर हैं या लोन पेयर हैं। अगर बॉन्ड पेयर हैं, हम यहाँ पे चूंकि बॉन्ड पेयर्स ले रहे हैं केवल, तो हम बॉन्ड पेयर को, ये पहला सेंट्रल एटम है, दूसरा बॉन्डेड एटम है, बॉन्डेड एटम को B से और सेंट्रल एटम को हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल में किस तरह से जो बॉन्ड्स हैं उनका अरेंजमेंट होगा और उनके एग्जाम्पल्स क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर किसी भी सेंट्रल एटम के सराउंड बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, 2। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल एटम के चारों ओर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होने पर चूंकि दोनों बॉन्ड पेयर हैं, हम ये ज्योमेट्री किसके लिए बना रहे हैं, जब केवल बॉन्ड पेयर्स, ओनली बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, तो उसका फार्मूला हो जाएगा AB2। और जब AB2 फार्मूला होगा तो 2 रिपल्सन उनके बीच में जो होगा वो मिनिमम तब होगा जब वो 180 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होंगे। अगर मान लीजिए वो एंगल कम होगा तो इधर रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, उधर कम हो जाएगा। तो जब 180 पे होंगे तब दोनों तरफ से रिपल्सन इक्वल होगा और ऐसी स्थिति में इनकी जो शेप आएगी वो कैसी आएगी, लीनियर शेप आएगी। एग्जाम्पल इनके और भी हैं, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लीनियर शेप में, कार्बन और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस तरह की शेप में, कार्बन बीच में होगा, इधर उधर ऑक्सीजन होगा। BeF2, BeCl2, ये इस तरह की एग्जाम्पल हैं जिसमें केवल और केवल सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में बॉन्ड पेयर ही होते हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सेंट्रल एटम के चारों ओर और तीनों ही बॉन्ड पेयर हैं। अगर तीनों बॉन्ड पेयर हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा, AB3। तीनों का अगर बॉन्ड पेयर है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, AB3 हो जाएगा।
और ऐसी कंडीशन में तीन इलेक्ट्रॉन पेयर 360 डिग्री में जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो हर एक के बीच में रिपल्सन इक्वल तब होगा जब तीनों बॉन्ड पेयर 120 डिग्री एंगल पर अपने को अरेंज कर लेंगे। तो इस तरह से सेंट्रल एटम ए के चारों ओर तीन बी एटम्स अपने को इस तरह से अरेंज किया कि इसमें हर एक के बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। ठीक है ना। तो 120 डिग्री के एंगल पे ये अरेंज हो गए, तो ये ज्योमेट्री कैसी बोली जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बोली जाएगी। ये ट्राइंगल के कॉर्नर्स की तरफ सेंट्रलाइज है, ये ट्राइंगल बन गया और ट्राइंगल के सेंटर में क्या है, सेंट्रल एटम है और इसके कॉर्नर्स की तरफ आपका बॉन्डेड एटम प्रेजेंट है। तो इस तरह के एग्जांपल में BF3 हो गया, BH3 हो गया, BCl3 हो गया, SO3, AlCl3, ये सारे रेगुलर ज्योमेट्री शो करते हैं। हम ये जो एग्जांपल बता रहे हैं वो सारे रेगुलर ज्योमेट्री के बता रहे हैं। सपोज करिए अगर ये तीन इलेक्ट्रॉन पेयर में से दो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, तब क्या होगा उसको भी समझ लीजिए। तब आपका फार्मूला हो जाएगा AB2L। AB2 मतलब दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो इसको हम इस तरह से फार्मूला लिखेंगे AB2L। अब इसमें क्या होगा, कैसे अरेंजमेंट होगा, ये ज्योमेट्री कैसे बनेगी। सपोज करिए ये A है, ये तो लोन पेयर हो गया, ठीक है ना, और ये आपका बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया। अब क्या होगा, ये आपका लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, ये क्या है, ये बॉन्ड पेयर है। तो इसके बीच में और इसके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा और इन दोनों के बीच में रिपल्सन कम होगा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर भी इस बॉन्ड पेयर को भी थोड़ा सा प्रेस करेगा, इसको भी प्रेस करेगा और ये बॉन्ड एंगल कम रह जाएगा। एग्जाम्पल इसमें हम किसका ले सकते हैं, एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हो आपका एक लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर हैं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं उसमें हम एग्जाम्पल किस मॉलिक्यूल का ले सकते हैं वो आप देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा NO2। NO2 में क्या होगा, नाइट्रोजन के दोनों तरफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये आपका O है, ये O है, तो ये एंगल जो है 109 डिग्री से कम रह जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस में जब AB2L टाइप का फार्मूला होगा तो AB2L टाइप के फार्मूले में ये आपका जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर न होके इस ज्योमेट्री को हम क्या कहेंगे, बेंट ज्योमेट्री कहेंगे और इसको हम वी शेप, बेंट या वी शेप ज्योमेट्री भी हम इसको बोलेंगे। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं वो आपके O3 मॉलिक्यूल में भी इस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये हम एग्जाम्पल जो ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, जिसमें बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दोनों टेबल बन रखी है जिसमें बॉन्ड पेयर केवल है, लोन पेयर है, उनको एक बार आप जरूर देख लें। अब अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारे चार इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सेंट्रल एटम के चारों ओर, जिसमें A सेंट्रल एटम है, B बॉन्ड पेयर्स हैं, तो इसका फार्मूला AB4 हो जाएगा। AB4 फार्मूले में जब अरेंजमेंट चारों अपने आप को करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अपने आप को अरेंज करेंगे। सेंट्रल एटम ये रहा और टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स की तरफ ये आपके बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं और इनके बीच का जो एंगल आ रहा है 109 डिग्री 28 मिनट आ रहा है। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। एग्जाम्पल ले सकते हैं CH4, SiF4, NH4+, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो हमारे रेगुलर ज्योमेट्री के हैं। लेकिन अगर यही ज्योमेट्री हम अगर ऐसे मॉलिक्यूल में देखना चाहें जिसमें सारे बॉन्ड पेयर नहीं है, कुछ लोन पेयर हैं, कुछ बॉन्ड पेयर हैं, जैसे अगर चार में से तीन बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो फार्मूला क्या हो गया, AB3L, मतलब तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं किसका, NH3 का। तो NH3 में क्या है, ये लोन पेयर है,
ये तीन क्या है, बॉन्ड पेयर हैं। पहले अगर रेगुलर ज्योमेट्री होती तो इनके बीच के एंगल कितने होते, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर होने की वजह से इस पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच और इसके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करेगा और ये एंगल 109 डिग्री से 107 डिग्री रह जाता है, ठीक है ना। और इस तरह से ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो हमारी ये रेगुलर ज्योमेट्री ना होके कैसी रह जाती है, ये आपकी ज्योमेट्री जो है डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री बोली जाती है। और इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे, ये ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री न होके, वो सॉरी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री न होके किस तरह की ज्योमेट्री हो गई, पिरामिडल ज्योमेट्री आपकी बोली जाएगी। इसकी शेप कैसी हो जाएगी, पिरामिडल। तो हमारी ये ज्योमेट्री आपकी इसमें जो है वी शेप हो गई थी, और इसमें ये ज्योमेट्री कैसी हो गई, ट्रायंगल पिरामिडल। ये ट्रायंगल और ऊपर पिरामिडल, तो इस ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, ट्रायंगल पिरामिडल। और इसी तरह से अगर मान लीजिए दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर हैं, तो इसकी फार्मूला क्या हो जाएगा, AB2L2। इसका क्या हो जाएगा, AB2L2 हो जाएगा। और इस कंडीशन में हमारा जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा वाटर का, HOH। ये AB2L2। अब इसमें देखिए दो लोन पेयर हो गए, एक ये है एक ये है, ये आपका लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया। अब ये लोन पेयर में रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कम होगा, और सबसे कम होगा इनमें बॉन्ड पेयर में। तो ये जो एंगल रह जाता है वो 107 से और कम हो जाता है, वो हो जाता है 104.5 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे कि जब एक लोन पेयर था तब एंगल थोड़ा सा कम हुआ 109 डिग्री से 107 डिग्री। जब दो लोन पेयर आए तो इनमें रिपल्सन ज्यादा हुआ और ये एंगल जो है डिक्रीज होके 104.5 डिग्री। जबकि सेंट्रल एटम के चारों ओर टोटल पेयर्स कितने हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं। लेकिन ये रिपल्सन लोन पेयर का ज्यादा होने की वजह से NH3 का एंगल कुछ कम हुआ और वाटर में ये एंगल और भी कम हो गया, और इस तरह की ज्योमेट्री जो है वो बेंट ज्योमेट्री बोली जाएगी। और इस तरह की ज्योमेट्री को हम बेंट या वी शेप ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ये आपका हम दोनों एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि अगर लोन पेयर के साथ साथ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों एक साथ हैं तब क्या होगा। तो ये 4 अगर हैं, सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। अगर 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है तब ज्योमेट्री कैसी आएगी, ट्रायंगल पिरामिडल ज्योमेट्री आएगी। अगर आपके 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं तो आपकी बेंट ज्योमेट्री होगी। अब बात आती है 5 जब इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो क्या होगा। 5 सेंट्रल एटम के चारों ओर अपने आप को अरेंज जो करते हैं वो इस तरह से ट्रायंगल और बाई पिरामिडल। ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के कॉर्नर की तरफ 3 बॉन्ड पेयर आएंगे और एक ऊपर जाएगा और एक आपका नीचे जाएगा। हम इसके लिए कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस एग्जाम्पल को आप इस तरह से समझ लें कि आपका ये देखिए, हम ट्रायंगल शेप बनाते हैं, ये आपकी ट्रायंगल शेप बन गई। ये देखिए, ये आपका ट्रायंगल है। तो यहां पर सेंट्रल एटम है, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक यहां होगा और एक यहां होगा। तो इनमें देखिए जो एंगल बनेंगे वो तो 120 डिग्री के बनेंगे जो एक प्लेन में है। ट्रायंगल के कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं उनमें एंगल जो है वो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। और इसके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये आपकी जो शेप बन रही है वो इस तरह की बन रही है, जिसमें ये ऊपर नीचे दिखाया गया, ये इसके 90 डिग्री पर होगा इस तरह से।
तो यहां पर सेंट्रल एटम होगा, बीच में जहां पे ये पेन आपको लगा दिख रहा है, यहाँ सेंट्रल एटम होगा। इसके इधर एक इस कॉर्नर की तरफ, एक इस कॉर्नर, 3 तो बॉन्ड पेयर ये हो गए जो ट्राइंगल है उसके कॉर्नर्स की तरफ, और एक इसके 90 डिग्री पर इधर और एक इधर। तो ये ज्योमेट्री आपकी हो गई ट्रायंगल पिरामिडल ज्योमेट्री, जिसमें ये एंगल, ये हर एक एंगल कितना है 120 डिग्री का है, और इसके बीच में जो ऊपर नीचे बॉन्ड पेयर आपके हैं उनमें 90 डिग्री का एंगल होगा, और इस ज्योमेट्री को हम ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बोलते हैं। अगर यही ज्योमेट्री हम 5 में इलेक्ट्रॉन पेयर में अगर 4 आपके बॉन्ड पेयर AB4L 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, तब इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी वो समझ लें। तब देखिए आपका सेंट्रल एटम ये है, ये 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, ये ट्रायंगल के कॉर्नर्स की तरफ हो गए, एक हमने यहां पे लोन पेयर बना दिया, और एक क्या बना दिया ये यहां पे बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। तो इस तरह से, या ऐसे करिए, यहां पर बॉन्ड पेयर और यहां आप क्या बना दें, ये लोन पेयर बना दें। तो अगर इसको इस तरह से घुमा दो तो ये सीसो बन जाएगा। कैसे? ए बी बी, यहां पे तो ये लोन पेयर हो गया, ये बी और ये बी। सीसो देखा होगा जिसपे बच्चे इस तरह से झूलते हैं। तो ये अगर आपका AB4L टाइप का है तो ये जो ज्योमेट्री होगी ये सीसो ज्योमेट्री बोली जाएगी। अगर 4 आपके लोन पेयर हैं और एक वो 4 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर आपका ये हो गया, और 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर हो गए। तो इस 5 वाले 5 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो ट्रायंगल पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। लेकिन उसमें से अगर एक लोन पेयर हो गया तो आपका सीसो स्ट्रक्चर होगा। इसी तरह से अगर हमारा ये हो जाए AB3L2 तो क्या होगा? अगर AB3L2 हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? तब इसमें देखिए हम कैसे बनाएंगे। AB3L2 की पोजीशन में इसका क्या होगा, ये तो A हो गया है ना, ये आपका B है, ये B है, ठीक है। अब देखिए तीसरा, ये वाला, ये B है, और ये आपका ट्रायंगल बन गया। यहां पे 2 लोन पेयर आ गए, और ये आपकी इधर और उधर ये आपके 2 बॉन्ड पेयर हो गए। जो इधर जैसे इसमें ये है, यहां पे एक बॉन्ड पेयर हो गया, एक बॉन्ड पेयर इधर हो गया, और एक बॉन्ड पेयर यहां हो गया, एक इधर और एक इधर। तो ये टी बन जाएगी। इस तरह से मिलाएंगे तो आपकी क्या बन रही है, ये टी बन रही है। और इस साइड में यहां पर और यहां पर क्या है, लोन पेयर है, तो ये टी शेप बनेगी। क्या बनेगी? टी शेप की ज्योमेट्री होगी अगर आपके 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होंगे। तो इस बात को आप ठीक से समझ गए होंगे कि अगर 5 में 5 बॉन्ड पेयर हैं तो ट्रायंगल पिरामिडल, अगर 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हैं तो आपकी सीसो ज्योमेट्री बनेगी, और अगर 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टी शेप। देखिए ये और ये टी बन रहा है, और ये आपके यहां पर लोन पेयर है, तो ये ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे कोई भी बॉन्डेड एटम नहीं है। इसी तरह से अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, AB6 इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी VSEPR थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो VSEPR थ्योरी दी गई है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिसाइड करने के लिए ही दी गई है। तो इस तरह से आपकी ये VSEPR थ्योरी पूरी होती है। इसको चाहें तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, और आप
ये हमने जो बॉन्ड पेयर ओनली का बनाया है, साथ ही जो एक्सप्लेन कर दिए हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर के, वो आपके एनसीईआरटी बुक में दोनों की अलग अलग टेबल बनी है। उस टेबल को आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, तो आपकी ये वीएसईपीआर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे जो है चलेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ओर। देखिए, आपकी जो वीएसईपीआर थ्योरी है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं उनको पहले हम समझ लें, उसके बाद हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। ये जो वीएसईपीआर थ्योरी है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को, उनके स्ट्रक्चर को या ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकती है। लुईस कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट का ही सपोर्टिंग थ्योरी ये है वीएसईपीआर थ्योरी। लुईस कॉन्सेप्ट केवल इलेक्ट्रॉन्स का चारों तरफ किस तरह से बॉन्डिंग होती है उस अरेंजमेंट को, उनकी बॉन्डिंग को दिखाता है, जबकि वीएसईपीआर थ्योरी उनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। तो इस थ्योरी में शेप केवल सिंपल मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन की जा सकती है, लेकिन कई केसेस में इससे हम मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो इन लिमिटेशंस की वजह से हमें दो एडवांस थ्योरी दी गई, और वो एडवांस थ्योरी कौन सी है? एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, और दूसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं एमओटी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब हम पहले एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके बाद हम चलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ। तो व्हाट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी? इसको बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट के टर्म्स में हम समझेंगे, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स ओवरलैप कॉन्सेप्ट। अभी आप जैसे लुईस कॉन्सेप्ट में ये पढ़ रहे थे कि जो दो एटम्स के बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हो रहा है, लेकिन बैलेंस बॉन्ड अप्रोच जो है कुछ इससे हटके है। इसमें यह कहा गया है कि जो बॉन्ड बनते हैं दो एटम्स के बीच वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं, और ओवरलैपिंग में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं। जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसमें हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड का मतलब जिन ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है वो आपस में एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, और वो ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन के साथ होंगे वो आपस में ओवरलैप करेंगे और क्या बना लेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, the covalent bond is formed by the partial overlapping of two half-filled atomic orbitals containing electron with opposite spin। ये हो गई आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन की डेफिनेशन। क्या है कि एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड। पार्शियल का मतलब वो पूरी तरह से एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं होते हैं, आंशिक तौर पर उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, तो उससे बनता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एक आपका s ऑर्बिटल ये है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा एक s ऑर्बिटल और है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह का स्पिन में है, ये s ऑर्बिटल दूसरे एटम का है। जब दोनों पास आए तो क्या होगा? इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे में इंटरमिक्स होगा। ये एक s ऑर्बिटल
और ये दूसरा s ऑर्बिटल। इस तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे पर ओवरलैप कर गए और इनके बीच में ये आपका बॉन्डिंग हो गई। इसको हम दिखाएंगे SS ओवरलैपिंग। फाइनली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, वो किस तरह से बनेगा, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है कि दो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसमें दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्शियल ओवरलैप करेंगे और जिनके पास अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसा कि ये दिखाया है कि इसका क्लॉकवाइज इसका एंटी क्लॉकवाइज, और ये अपोजिट स्पिन के साथ दोनों ओवरलैप कर गए और इस तरह से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ये H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो 1s ऑर्बिटल एक H एटम का H एटम, ये दूसरा H एटम है, तो ये आपका मॉलिक्यूल कौन सा बन गया, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अप्रोच उससे हटके है। अगर हम लुईस कॉन्सेप्ट से दिखाते तो क्या कहते हैं कि हम H का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे H के इलेक्ट्रॉन से इस तरह से शेयरिंग कर लिया, इससे बॉन्ड बन गया। ये थोड़ा सा अलग अप्रोच लेके चल रहे हैं। आपको बॉन्डिंग समझाना है और इस समझाने के लिए अलग अलग केमिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, अपनी अपनी उनकी सोच है, अपनी अपनी अप्रोच है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को समझाते हैं। हर एक्सप्लेनेशन जो है अपनी समझ के अनुसार दिया जाता है। तो ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट दिए गए, ठीक है ना। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना, दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना। अब बात आती है इनके टाइप्स की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड, एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। इसे सिग्मा बॉन्ड क्यों कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है कि जब दो एटम्स के बीच ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग एक ही एक्सिस पर होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो न्यूक्लियस से होकर एक्सिस जा रही है उसी पर दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो वो कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय ओवरलैपिंग of orbitals on internuclear axis, on internuclear axis is called sigma bond। कैसे बनेगा सिग्मा बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल पहला है बाई SS ओवरलैपिंग। पहला जो फॉर्मेशन का टाइप है सिग्मा बॉन्ड का वो SS ओवरलैपिंग से होगा। जैसे एक S ऑर्बिटल ये है, एक S ऑर्बिटल ये है, ये दोनों जो है एक ही एक्सिस है इनकी, इस पर ओवरलैप कर गए। और ये जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है वो देखिए किस तरह का बन रहा है, ये देखो ये सिग्मा टाइप का बन रहा है, तो हम इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये हो गई आपकी SS ओवरलैपिंग, और इस तरह से जो बॉन्ड बना है वो क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो एक एटम का एक S ऑर्बिटल दूसरे एटम के S ऑर्बिटल पर ओवरलैप करेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। दूसरा बाई SP ओवरलैपिंग, इसमें क्या होगा, एक S और एक P ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, एक S ऑर्बिटल और एक आपका P ऑर्बिटल, दोनों एक ही एक्सिस पर ओवरलैप कर रहे हैं। इसका भी जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो शेप सिग्मा की तरह का है, तो ये आपकी SP ओवरलैपिंग
sp ओवरलैपिंग से क्या बन गया, ये भी बन गया आपका सिग्मा बॉन्ड। तीसरा जो सिग्मा बॉन्ड बन सकता है बाय pp ओवरलैपिंग, व्हेन टू p ऑर्बिटल्स ओवरलैप ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जब दो p ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पर जो कि उनके न्यूक्लियस से जा रही है उस पर ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखिए एक आपका p ऑर्बिटल ये है, दूसरा p ऑर्बिटल ये है, दोनों ने एक ही एक्सिस पर ओवरलैप किया तो ये ओवरलैपिंग जो हुई वो कहलाएगी pp ओवरलैपिंग, और इससे जो बॉन्ड बना वो भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो आपने देखा कि इस तरह से जो सिग्मा बॉन्ड बन सकता है वो तीन तरह से बन सकता है, बाय SS ओवरलैपिंग, बाय SP ओवरलैपिंग एंड बाय PP ओवरलैपिंग। तो ये तीन तरह का आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब बात आती है पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा उसको भी हम एक्सप्लेन किए देते हैं। दूसरा है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, उसको समझ लीजिए। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इस तरह से पाई बनती है। तो ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है, व्हेन टू p ऑर्बिटल्स ओवरलैप ऑन द पैरेलल एक्सिस और a bond formed by the lateral overlapping or sideways overlapping of two p orbitals is called pi bond। कैसे डिफाइन करेंगे, a bond formed by lateral या sideways overlapping of two p orbitals perpendicular to internuclear axis is called pi bond। जैसे देखिए आपका ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक p ऑर्बिटल ये है, दूसरा p ऑर्बिटल ये है। तो ये जो है साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई, और इसको हम साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसमें देखिए ये एरिया पाई जैसा बच रहा है नीचे से भी और ऊपर से भी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल s या p एक ही एक्सिस पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैप करेंगे तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जब केवल दो p ऑर्बिटल पैरेलल एक्सिस पर, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल होगी उस पर इस तरह से या इस तरह से ओवरलैप करेंगे तब बनेगा आपका पाई बॉन्ड। दूसरी बात यहां पर ध्यान देने की है कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर है पाई बॉन्ड से। किसी भी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग एरिया होता है वो ज्यादा होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो इस बात का ध्यान रखें कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपका रहा VSEPR थ्योरी रही, और VSEPR थ्योरी के बाद आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ चीजें जो हैं वो इसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कुछ मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगला कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन। तो थोड़ा सा हम उसका भी इंट्रोडक्शन दिए देते हैं कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, वो भी एक रिवीजन के तौर पे आपका हो जाए कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट आया क्यों दिया गया हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो है
ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये कुछ मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए दिया गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एटम के पास जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे उतने ही वो बॉन्ड बना सकता है। तो अगर हम कार्बन का देखें, बेरिलियम का देखें, बी का एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल कोई अवेलेबल है ही नहीं, तो ये BeCl2 मॉलिक्यूल बनाएगा। कैसे बनाएगा भाई? इसके BeCl2 का फॉर्मेशन नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है तो वो दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, क्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कैसे करेगा? नहीं करेगा। अगर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 और 2p2। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें ऑर्बिटल्स में तो 1s में कितने हो गए? 2 हो गए, 2s में कितने हो गए? 2 हो गए और 2p में कितने हैं? 2 हैं। अब आप देखिए इसमें कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं? 2। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। हाउ विल यू एक्सप्लेन? कैसे एक्सप्लेन करोगे इसकी वैलेंसी 4 है? 4 बॉन्ड बनेंगे ही नहीं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम CH4 का बनना भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा एक नया हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आया जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इस हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा सा और देखेंगे। देखिए हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग को समझना होगा कि ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग कैसे होती है। तो वो आप तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? हमें ये देखना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही भाग लेते हैं, तो उस हिसाब से तो हमने जैसे अभी बताया था उनका फॉर्मेशन नहीं समझाया जा सकता। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहा गया कि जब भी कोई एटम के पास दूसरे एटम बॉन्डिंग के लिए आते हैं तो जो सेंट्रल एटम है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद वो न्यू एनर्जी के मतलब इक्वल एनर्जी के कुछ न्यू ऑर्बिटल्स, उतने ही ऑर्बिटल जितने आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा वो तभी होगा जब कोई एटम उससे मिलने के लिए, दूसरे एटम के ऑर्बिटल उससे बॉन्ड बनाने के लिए पास आएंगे, तभी ये फिनोमेना फंक्शन में आता है, उससे पहले नहीं। अकेला एटम है उसमें पहले से हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, बल्कि जब कोई दूसरा उससे मिलने आ रहा होता है, बॉन्डिंग करने के लिए आ रहा होता है, तभी उसमें ये हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना फंक्शन में आता है। और उसी समय क्या होता है कि जो सेंट्रल एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2। सपोज करिए ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है। जब भी कार्बन से कोई दूसरा एटम आया मिलने तो एक्साइटेड स्टेट में आ गया। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हुआ? यहां 2p में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1s में 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर दिया गया बाहर वाले 2p में। क्यों?
क्योंकि वो कंडीशन है कि आपके आपके इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनेंगे तो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कार्बन जो है पहले से दूसरे एटम से शेयरिंग करने के लिए तैयार हो गया, अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दिया और कहा कि हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। लेकिन अब क्या समस्या आई, फिर हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ? ये तो बिना हाइब्रिडाइजेशन के भी हो सकता था। फिर हाइब्रिडाइजेशन की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत ये पड़ी कि जो s ऑर्बिटल है उसका साइज छोटा होता है तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है तो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के जो हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनेंगे वो 3 p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग से बनेंगे और एक s ऑर्बिटल के, सपोज करिए ये ss ओवरलैपिंग से बना और ये तीनों जो बने वो sp ओवरलैपिंग से, क्योंकि इसके जो p ऑर्बिटल है हाइड्रोजन के पास तो वो s ऑर्बिटल होगा। तो यहां तो ss ओवरलैपिंग हुई और इन 3 में sp ओवरलैपिंग हुई, तो इसका मतलब तीनों बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं बनेंगे। इसी बात को समझाने के लिए ये कहा कि पहले इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो न्यू ऑर्बिटल्स तैयार होंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बोले जाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल शेप के होंगे। जैसे अगर इनमें एक s और 3 p का हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से 4 ऑर्बिटल जो बनेंगे वो इस तरह के बनेंगे। ये आपके चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल पोजीशन में अरेंज कर लेंगे और फिर इनसे आके हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग होगा और हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग से बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। और चारों बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के इसलिए होंगे क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी और शेप बिल्कुल एक जैसी है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा जिनकी एनर्जी में डिफरेंस नहीं होता है, एंड redistribution of their energies to form the new orbitals of equal energy and identical shape is called hybridization, and the new orbitals thus formed are called hybrid orbitals। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल बनेंगे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। अगर n ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो n हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये मेनली 3 टाइप्स का है, वैसे तो कई टाइप हैं इसके, sp, दूसरा sp2 और तीसरा sp3। अगर एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज होंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा और इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे वो इस तरह से आएंगे और इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का होगा और ये लीनियर शेप होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? एक s और 2 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, एक ये और एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल s और p के हाइब्रिडाइजेशन से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह का बनता है। तो ये तीनों आपके किस एंगल पर अरेंज है? 120 डिग्री पे, और ये ट्राइगोनल प्लेनर आपकी शेप हो गई। और ऐसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो ये इस तरह से होगा, एक s और 3 p ऑर्बिटल आपके हाइब्रिडाइज होंगे और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। इनके बीच में एंगल जो आएगा 109 डिग्री 28 मिनट का आएगा और ये जो अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा। तो अभी आप मेनली ये sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझ लें। हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो आपको बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन के लिए उसके कुछ फीचर्स होते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन केवल उसी समय होता है जब उससे बॉन्डिंग के लिए दूसरे एटम अप्रोच करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल एनर्जी के और आइडेंटिकल शेप के होते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव बॉन्डिंग करते हैं
बजाय प्योर ऑर्बिटल्स की। प्योर ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बना हुआ बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा जो इफेक्टिव होता है बजाय प्योर ऑर्बिटल के। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा अपने आप को एक डेफिनेट ज्योमेट्री में डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो जाए, और मिनिमम रिपल्सन होने पर मिनिमम एनर्जी होगी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात जो ऑर्बिटल अपने आप को एक डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज करते हैं, वही ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की होती है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट हुआ, इनको हमने अभी शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसको एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, और इस हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के बाद हम डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करना रहेगा। थैंक यू।